देख रहे हैं द गुरु चैनल्स। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन बैच का, जो नीट के लिए अफोर्डेबल होगा और कंफर्टेबल होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब ये लगातार चलती रहेंगी। अब मैं जो शुरुआत करने वाला हूँ, वो आपकी शुरुआती अवस्था जो होगी वो मैं कोशिका से करने वाला हूँ। और कोशिका क्यों करते हैं हम, क्यों शुरुआत हम लोग कोशिका से करेंगे? क्योंकि जो हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव की जो बॉडी बनी होती है, वो कोशिका से ही बनी होती है, सेल से ही बनी होती है। और कोशिका बढ़िया से समझ गए तो लगभग बायोलॉजी की कुछ बढ़िया पोर्शन समझ गए, यानी आधा बायोलॉजी की बढ़िया बढ़िया पोर्शन आपको आ रही है। तो हम लोग जो फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये फाउंडेशन बैच चलेगा ही चलेगा। मैं कोशिश कर रहा था कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट करूं, फाउंडेशन नीट बैच के लिए स्टार्ट करूं, और ये 11th की पोर्शंस पढ़ाएंगे। इसमें 11th की कोर्स पढ़ाएंगे आपको, 11th की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 11th 12th के लिए बोर्ड के लेवल का लोग पढ़ा देते हैं, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है। अब देखिए 11th की चीजें इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि 60% 11th से आते हैं और 40% 12th से आते हैं। तो 11th की पोर्शन तैयार करने की बहुत जरूरत है। 40% आप तैयार कर सकते हैं 12th के बोर्ड में। तो हम लोग फाउंडेशन 11th 12th मिल के पढ़ाएंगे, 11th 12th दोनों पढ़ेंगे। इसमें 11th भी पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे। फाउंडेशन जो एनसीईआरटी की पेजेस होती हैं, एनसीईआरटी होती हैं, उनके स्लाइड्स पढ़ेंगे या एनसीईआरटी की चीजें पढ़ेंगे हम लोग इसमें। अब देखिए ये वीडियो जो होगा ना, वह इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स होगा। मैं इंग्लिश भी बोलूंगा, हिंदी भी बोलूंगा। जिस भाषा के आप जानकार हैं, जिस भाषा में जानना चाहते हैं, उस भाषा में अफोर्डेबल है आपके लिए, ये परफेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th की जो आज जो है ना, कोशिका, कोशिका से ही स्टार्ट करते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं, सेल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सेल या इसी को हम लोग हिंदी में कोशिका के नाम से भी जानते हैं। सेल यानी कोशिका क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, पहला चीज ना, पढ़ने के लिए आपको सारा चीज मटेरियल आपको पता होना चाहिए। और मटेरियल क्या है, एनसीईआरटी ही है। तो हम एनसीईआरटी की लाइनें आपको पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा चीजें भी हमको देंगे जो एनसीईआरटी में होता है और एनसीईआरटी से पूछा जाता है। अब यहाँ बात करते हैं सेल या कोशिका क्या है। हम लोग बात करें, पहले हिंदी में भी समझा देते हैं, फिर इंग्लिश में लिखवा देते हैं, इंग्लिश में भी समझा देते हैं। हम लोग कोशिका की बात करें तो किसी भी जीव का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को, किसी भी जीव का, किसी भी जीव मतलब समझते हैं आप, किसी भी जीव का क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी जीव मतलब आप समझते हैं, कोई भी जीव अगर पूछ रहा है, किसी भी जीव का मतलब पादप भी जीव है और जंतु भी जीव है। ये पादप या जंतु, ये दोनों बने किससे होते हैं? कोशिकाओं से। पादप भी कोशिका से बना होता है, जंतु भी। इसीलिए हम किसी भी जीव का सब यूज किए हैं। यानी हम लोग बात करें तो structure and function unit of any body, hence called as cell। मतलब स्ट्रक्चरल, या इस तरह लिख सकते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी organism hence called as, तो उसे क्या कहते हैं? called as cell। तो उसे सेल कहते हैं। यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसी भी जीव का हो तो उसे हम लोग
सेल, इसलिए उसे सेल के नाम से, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर क्रियात्मक संरचना प्रक्रिया होता है तो उसे सेल कहते हैं, इसलिए उसे सेल कहते हैं। यानी बात कर लिए हम लोग थोड़ा सा। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? ये तो दोनों का मतलब एक ही है, या तो इसका मतलब हम क्रियात्मक लिखें या क्रियात्मक मतलब फंक्शनल लिखें। बात देखिए, क्यों क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्यों संरचनात्मक इकाई कहते हैं, या क्यों फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, यहाँ बात करते हैं। अब हम लोग बात करें कि क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि कोई कार्य करता होगा, कार्य करता होगा तो क्रियात्मक इकाई है। मगर कौन सा कार्य करता है भाई, कौन सा फंक्शन करता है, यही तो जानना जरूरी है। अगर हमारा सेल कार्य करता है तो कौन सा कार्य करता है, क्वेश्चन पूछोगे, यहाँ पे फंसने वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा कार्य करता है, और कौन सा कार्य करता है भाई, कौन सा कार्य करता है? तो कार्य करता है, किसका करता है, उपापचयी, या इसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। फिर आप कहोगे सर यानी उपापचयी या मेटाबॉलिज्म का कार्य कर रहा हो तो ये क्रियात्मक इकाई है। तो फिर आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर उपापचयी या मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। यानी फंक्शनल यूनिट है, तो क्यों है फंक्शनल यूनिट, क्यों इसको फंक्शनल यूनिट, कौन इसको फंक्शन क्यों कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट कैसे फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, और पूछा जाए क्यों फंक्शनल यूनिट है तो आप लोग बताएंगे कि ये क्रियात्मक, ये क्या करता है, उपापचयी करता है, इसलिए क्रियात्मक इकाई इसे कहते हैं, यानी कार्य करता है। अब ये उपापचयी क्या है, उपापचयी या मेटाबॉलिज्म क्या है, क्या है? अब इसको थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ समझते हैं, फिर परिभाषा समझते हैं, डिफिनेशन समझते हैं। देखिए, ये दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है, अगर उपाप कहीं लिखा हो इसका मतलब होता है निर्माण, निर्माण या बनना, और कहीं अपचयी लिखा हो, उपाप धन अपचयी, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उपाप धन अपचयी, मेटाधन बोलिज्म। तो उपाप मतलब बनना हो गया, निर्माण हो गया, अपचयी मतलब विघटन, विघटन या टूटना कहते हैं। यानी किसी भी जीव के अंदर निर्माणकारी और विघटनकारी क्रियाएं साथ साथ चलती हो उसे क्या कहते हैं, उपापचयी कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अर्थात परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई कि किसी भी जीव के अंदर, किसी भी, बार बार बोल रहे हैं, किसी भी लिख रहे हैं ना जीव, इसका मतलब इस जीव को में पादप भी है और जंतु भी है। किसी भी जीव के अंदर, के अंदर अंदर निर्माणकारी कारी कारी तथा विघटनकारी कारी क्रियाएं साथ साथ चलती हो, दो क्रियाएं साथ साथ चलती हो, उसे उसे उपापचयी या मेटाबॉलिज्म कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी आप समझ में आ रहा होगा कि किसी भी जीव के अंदर निर्माणकारी और विघटनकारी दो क्रियाएं एक साथ चलती हो। अब कैसे दो क्रियाएं एक साथ दिखाएंगे, एग्जाम्पल में कैसे समझा पाएंगे? जैसे मान लो श्वसन भी निर्माणकारी और विघटनकारी पर निर्भर है। कैसे? जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पहले बना हुआ है तो इसका विघटन होता है, विघटन मतलब बाहर निकलता है, तो उसके जगह पे ऑक्सीजन आके क्या होता है, इसका निर्मित होता है, निर्मित होता है। तो ये भी है। जैसे आप एक और बड़ा एग्जांपल समझ सकते हैं, यहां बता दे रहा है, यहां तक तो बातें समझ में आ रही है, यहां समझा दे रहे हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि भोजन है, भोजन है,
भोजन का किए हम लोग, भोजन का निर्माण करके भोजन इसका निर्मित किए और भोजन बना लिए, बना के हम लोग पहले पेट में डाल दिए। डालने के बाद ये क्या हो गया कि इसका विघटन हुआ भाई। विघटन मतलब ये टूटा, मतलब पच रहा है, यानी इसका टूटना स्टार्ट हो गया, टूटा। और टूट के क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यहाँ पर निर्माण किया, ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। फिर ग्लूकोज भी टूटेगा, इसका भी विघटन होगा सेल के अंदर, और ये विघटन होगा तो क्या बनाएगा, एटीपी यानी ऊर्जा। ऊर्जा का निर्माण करेगा, निर्माण किया। एक बार निर्माण विघटन, निर्माण विघटन, फिर निर्माण, इस तरह हो रहा है। तो लगातार दो क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। अगर चल रही है तो ये उपापचयी में है। किसमें है, उपापचयी में है। बात समझ आ रही है। यानी एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। और कोई पूछे ट्राई मतलब क्या होता है, तो ये मत कर देना ट्राई मतलब प्रयास होता है। बहुत बच्चे बता देते हैं ट्राई मतलब प्रयास होता है। ट्राई मतलब तीन होता है, जैसे मोनो, डाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोन, डेका। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब छह, हेप्टा मतलब सात। इस तरह होता है। उसका मतलब ट्राई मतलब तीन होता है। तो तीन को फास्फेट एडेनोसिन के साथ मिलता है, तब जाके बात बनती है, एटीपी ऊर्जा बनती है। तब जाके ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी ये पाचन वाला प्रक्रिया है। भोजन खाए, पचते गया एटीपी बना लिया। तो यानी ये पाचन भी किसमें आता है, पाचन भी किसमें आता है, उपापचयी में आता है भाई, उपापचयी में आता है। तो ये निर्माणकारी विघटनकारी क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। और आपसे अब कोई पूछे कि किसी जीव के अंदर क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं सेल को, तो कहिएगा कि उपापचयी का कार्य करता है, इसलिए कहते हैं। उपापचयी क्या है, निर्माणकारी और विघटनकारी क्रियाएं साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपापचयी कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और यह शोषण, भोजन मतलब कि पाचन, उत्सर्जन सब में काम करता है, यानी सब वही होता है, मेटाबॉलिज्म वही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, मेटाबॉलिज्म समझ गया, सारा चीज समझ गया। अब क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे हम बताते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्यों संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इकाई कहते हैं कोशिका को। अगर कोई पूछे कोशिका को संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो एक ही शब्द बताइए, एक शब्द नहीं, इसमें बताइएगा कि यह तो पहला आकार देता है। कोशिका का आकार होता है भाई, गोलाकार, अंडाकार, छालाकार, कामाकार, स्प्रिंग नुमा, अलग अलग आकार में होता है। कई जगह गोलाकार होता है, छालाकार होता है, अंडाकार होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, कोमा शेप का होता है, गोल अलग अलग शेप में होता है। तो इसका आकार देता है पहला चीज कोशिका। दूसरा क्या देता है, माप देता है। माप मतलब इसमें मेजरमेंट होता है, कोशिकाओं का माप होता है। जैसे 0.1 माइक्रोमीटर किसका माप होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा का, प्लाज्मा का। उसी तरह 1 मीटर के आसपास न्यूरॉन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो माप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो माप दे रहा है, यानी आकार देता है, माप देता है। और दूसरा तीसरा क्या देता है, रंग देता है। जैसे पादप में रंग क्लोरोफिल के कारण मिलता है, फिल के कारण मिलता है। वही जंतुओं में अगर रंग देखा जाए, जंतु में रंग जो देखा जाए, वो रंग किसके कारण मिलता है, तो मेलानिन के कारण मिलता है। मेलानिन अगर ज्यादा हो तो सांवला होता है इंसान या कोई भी जंतु। और जैसे कावा काला क्यों होता है, तो मेलानिन के कारण, मेलानिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। भैंस काली क्यों होती है, तो मेलानिन के कारण होता है। इंसान काला क्यों होता है, तो मेलानिन, मेलानिन की प्रभाव ज्यादा होती है तो काला होता है, और मेलानिन कम होता है तो गोरा होता है। ये दिमाग में बैठा के रखने वाली बात है। ठीक है, तो यानी ये आकार दे दिया, माप दे दिया, रंग दे दिया, तो सारा चीज तो दे दिया। तो संरचना दिया कि नहीं दिया। क्यों, कोई पूछेगा क्यों संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्यों, क्योंकि कोशिका आकार, माप और रंग देने का कार्य करता है, इसलिए संरचनात्मक इकाई है। और ये आपका पूरा एक सेल की थोड़ा सा डिफिनीशन की हम लोग क्या किए थे, एक्सपेंडेशन किए थे, जिसके कारण हमको इतनी चीजें हमको मिल गई। हमने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं आपको, ताकि आप इससे क्वेश्चन बना पाए भाई, जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको।
स्क्रीनशॉट कर लो। देखो एक बार और समझा देते हैं, चीजें समझ में आ गई होगी। देखो एक बार हम लोग फाउंडेशन नीट का स्टार्ट कर चुके हैं, 11th की चीजें पढ़ेंगे हम लोग, पूरा चीजें पढ़ेंगे। 11th की चीजें हम पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा सेशंस, और फ्री में है, यूट्यूब पे फ्री में है। बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है बाबू, अच्छा लगे तो शेयर करना जरूर, आपका बनता है शेयर करना, क्योंकि मेरा मेहनत आपका शेयर पे ही चलता है, सीधी सीधी बात। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है ना सेल के बारे में स्टार्ट किए हैं, कोशिका के बारे में स्टार्ट किए हैं। कोशिका क्या है, यानी सेल क्या है, तो किसी भी जीव का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट है एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी बॉडीज का, किसी ऑर्गेनिजम्स का, इसलिए से सेल्स कहा जाता है। सेल्स में दो शब्द हमको यूनिक मिला है, एक फंक्शनल, एक स्ट्रक्चर, यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक। क्यों क्रियात्मक इकाई है, तो ये कार्य करता होगा। कार्य कौन सा करता है, तो उपापचयी का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, तो उपापचयी का कार्य करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, उपापचयी दो शब्दों से बना हुआ शब्द है, एक उपाप मतलब निर्माण, अपचयी मतलब विघटन या टूटना, यानी किसी जीव के अंदर, यानी पादप या जंतु के अंदर निर्माणकारी और विघटनकारी क्रियाएं साथ साथ हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपापचयी या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ठीक है, सिद्ध हो गया। दूसरा सिद्ध हो गया, मतलब क्यों कैसे सिद्ध हुआ, तो ये पाचन में, शोषण में, उत्सर्जन में, सारा चीज में काम करता है। जैसे कि पाचन का एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे भोजन है उसका निर्माण किया गया है, फिर विघटन हुआ, ये पेट में गया तो विघटन हुआ, विघटन हुआ तो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ग्लूकोज फिर सेल के अंदर गया तो फिर निर्मित हुआ ग्लूकोज, विघटन हो गया और एटीपी ऊर्जा बना लिया। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण कर लिया एक साथ, एक बार निर्माण विघटन, फिर देखो निर्माण विघटन, निर्माण विघटन, निर्माण हो रहा है, तो ये उपापचयी की ही कार्य है, यानी दो कार्य एक साथ हो रही हैं तो उपापचयी है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है, समझ में आ रही होगी। दूसरा चीज है, क्यों संरचनात्मक इकाई कहते हैं, तो हम लोग संरचनात्मक इकाई कहते हैं, इसलिए संरचनात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि कोशिका आकार देता है, अलग अलग आकार में दिखाई देता है, आकार में दिखाई देता है, गोलाकार, अंडाकार, छाड़ाकार, और आपका क्या दिखाई देता है, स्प्रिंग जुमा, कोमाकार, अलग अलग रूप में दिखाई देता है। तो यानी आकार देता है, दूसरा माप देता है, माप मतलब मेजरमेंट होता है, और तीसरा उसका क्या होता है, वो रंग भी देता है, यानी आकार, माप और रंग दे दिया तो संरचना दे दिया भाई। यानी कोशिका संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है, यानी कार्य भी करता है और संरचना भी देता है। बॉडी का बनावट सेल पे ही टिका हुआ है। सेल कैसे है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए। हाँ, इन एनी ऑर्गेनिज्म क्या फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशंस कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, याद करके रखिएगा। कोई चीज का एक बार निर्माण हो रहा है और डिसोल्यूशन हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आपको मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि फाउंडेशन स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ कारण की वजह से मैं थोड़ा सा बंद किया था, और मैं